हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन टॉपिक चूज़ किया है कैलकुलस का, और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं nth डेरिवेटिव्स के बारे में। सो मैं आप लोगों को जो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं nth डेरिवेटिव के वो मैं आपको बताऊंगी, एंड विल सी कि हम कहाँ तक कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्म याद कर सकते हैं। आपको मैं एक वे बताऊँगी जिससे आप इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो, या फिर इसके रिजल्ट आते कैसे हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो रिज़ल्ट है, अगर हमें nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है x टू दी पावर m का, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जैसे काफ़ी सारी बुक्स में आप देखोगे y1 लिखा हो, या फिर dy/dx लिखा हो, या फिर y डैश लिखा हो। तो इन सब बातों का क्या मतलब होता है कि आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर ये y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर m है, तो आप इसका वन टाइम अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसको आप y1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यू कैन रिप्रेजेंट इट विद y डैश या फिर dy/dx लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं yn लिख दूँ तो इसका मतलब है इस y को मैंने nth बार डेरिवेटिव्स का किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिनोशंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि हम अगर y डैश लिख रहे हैं या फिर y1 लिख रहे हैं या फिर dy/dx लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये जो टॉपिक हमने लिया है nth डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि आप किसी वैल्यू जो आपको y इज इक्वल्स टू दे रखा है उसका आप n बार जब डेरिवेटिव निकालते हो तो यही होता है हमारे पास कि इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, जो हम याद रख सकते हैं। क्योंकि बार बार हम उसको n टाइम डेरिवेट करेंगे, दैट विल कंज्यूम आवर टाइम, तो हम कुछ रिजल्ट को याद रख सकते हैं। उसको याद कैसे रखना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें x टू दी पावर m का याद रखना है कि nth डेरिवेटिव क्या होता है, तो उसको निकालते कैसे हैं। इसका nth डेरिवेटिव वैसे होता है m फैक्टोरियल, मतलब जो भी पावर में दे रखा होगा ना वही फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आता कैसे है, अगर आप इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या होगा कि जो ये m होगा, जो भी वैल्यू होगी, आप इसको इस तरीके से समझिए। जैसे अगर मैं x स्क्वायर ले लूँ और इसका अगर आप वन टाइम डेरिवेटिव भी करते हो तो क्या होता है कि 2 जो है वो आगे आ जाता है और इसकी एक पावर कम हो जाती है, तो ये हो गया 2x। इसका दोबारा से करोगे तो सिंपल ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर x क्यूब है, एक्स क्यूब, आप इसका वन टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3x²। दोबारा से करोगे तो 3 एज इट इज रहेगा, फिर 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x, एंड ये इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर मैं x टू दी पावर 4 ले लूँ, x टू दी पावर 4, तो एक बार तो ये 4x³, देन अगेन अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये x² आ जाएगा, अगेन आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये इंटू 2 हो जाएगा, देन x, और फिर जब आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जब हम जितनी भी पावर होती है ना वही सेम चीज़ उसके फैक्टोरियल में भी चल रहा है। लाइक इसको मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूंगी, दिस विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस विल बी 2 ओनली, एंड दिस विल बी 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमने ये नोटिस किया। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हमें जिसका जनरल वे है इसको दिखाने का, हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब मैं पावर 2 रख रही हूँ, पावर 3 रख रही हूँ, पावर 4 रख रही हूँ, तो एक पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, जितनी उसकी पावर है वही हमें फैक्टोरियल में मिल रहा है। अगर आप x टू दी पावर 2 रख रहे हो तो मुझे मिला 2 फैक्टोरियल, मैं x टू दी पावर 3 रख रही हूँ तो मुझे ये मिला 3 फैक्टोरियल, विच इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने पावर 4 रखा तो मुझे मिला 4 फैक्टोरियल। तो इसी से जो हमने रिजल्ट निकाला है वो ये है कि अगर x टू दी पावर m है, जितनी बार भी आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है तो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, m फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम विदाउट कैलकुलेशन भी हम ये बता सकते हैं कि उसका डेरिवेटिव होगा क्या। अब जैसे आप x टू दी पावर m का कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या होगा, m आगे आ जाएगा और जो भी x पे पावर है उसमें एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज m-1। फिर अगेन इसको करोगे तो m-1 जो है वो आगे आ जाएगा, पावर में हो जाएगा m-2। अगेन आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, सो दिस विल बी m-1, m-2, और एक इसकी पावर जो है और रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज m-3। इसी प्रोसेस को जब हम कंटिन्यू करते रहेंगे सो टाइम विल कम कि इसकी जो पावर है, लाइक दिस विल बी m-1, m-2, एंड लास्ट में इसी तरीके से ये 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपका क्या कहलाएगा, m फैक्टोरियल। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब x का डेरिवेटिव आप करोगे वो 1 आएगा, और इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप इन एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझ सकते हो कि
एक स्टेप पे ये ऐसा होगा ही कि x आपका जो है वो 1 हो जाएगा और रेस्ट ये जो है आपके फैक्टोरियल में कैलकुलेट हो जाएंगे। 4 है तो 4 फैक्टोरियल, सिमिलरली m है तो फिर m फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया x टू द पावर m का। नेक्स्ट जो फॉर्म हमारे पास है सेकेंड, nth डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है ax प्लस बी एंड इसकी होल पावर है m। तो इसका जो nth डेरिवेटिव होता है दैट इज m फैक्टोरियल a टू द पावर m। अब मैं आपको इसको याद रखने का तरीका बता देती हूँ। इसको आप याद ऐसे रखिए जैसे कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल भी रही हूँ तो जो मेरा b है वो एक प्योर कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जो मैं अभी आपको मेथड याद करने का वे बता रही हूँ वो बस आपको सिर्फ याद करने के लिए ही है, लॉजिकली आप इसको मत सोचिए। बस आप इसको कैसे याद रख सकते हो वो मैं बस आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि b है, b क्या है, पूरा कांस्टेंट है और जब आप इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हो 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो वो 0 ही आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू तो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर हम बात करें a x और इसकी होल पावर m की, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a टू द पावर m x टू द पावर m। x टू द पावर m का भी हमने जस्ट देखा nth डेरिवेटिव क्या होता है m फैक्टोरियल, और ये क्या बचा a टू द पावर m। तो आप इसको, यही रिजल्ट मैंने बताया कि nth डेरिवेटिव करने पर आएगा, तो आप इसको इसी तरीके से याद रख सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताती हूँ, इसका nth डेरिवेटिव है m फैक्टोरियल a टू द पावर m, मतलब जो भी पावर रहेगा वो उसका फैक्टोरियल आ जाएगा और ये जो कांस्टेंट x के साथ है उस पर पावर रेज कर देंगे हम m। b आपका कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू हो गई। आप इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होगा कि जो पावर है m है वो आगे आ जाती है और इस पे एक पावर कम हो जाएगी ax प्लस b, इसकी एक पावर जो है m-1 रिड्यूस हो गई। फिर हम जिसको x करके लेट करके चलते हैं हम उसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब आप ax प्लस बी का डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, x 1 हो जाएगा और जो है b 0, जैसे कि मैंने कहा कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा। y 2, अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो m एज इट इज, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसकी पावर जो है m-1 आगे आ जाएगी, एक पावर इसकी कम हो जाएगी ax प्लस बी, ये हो जाएगा m-2। a पहले से यहाँ पर ऑलरेडी था बट अब जब वापस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको a स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में a क्यूब हो जाएगा, ये a टू द पावर 4 हो जाएगा और लास्ट में आपको ये मिलेगा a टू द पावर m। ठीक है, यहाँ से आपको वही सेम जो हमने ऊपर डिस्कस किया फैक्टोरियल वाला पार्ट मिल जाएगा। तो ये इसका हो गया स्टैंडर्ड रिजल्ट जब फॉर्म कैसी हो ax प्लस बी टू द होल पावर m। थर्ड वन इज 1 बाय ax प्लस बी और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो माइनस बी बाई ए नहीं हो सकती। ये कंडीशन इस वजह से गिवन है क्योंकि आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, अगर ax प्लस बी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, अगर ये 0 हो जाता है मतलब किस वैल्यू पे ये 0 होगा, ax इज इक्वल्स टू माइनस बी। यहाँ से जब x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी माइनस बी बाई ए। तो जब आपकी x की वैल्यू माइनस बी बाई होगी तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड दिस वैल्यू विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। और या फिर आप ऐसा बोलो दैट दिस वैल्यू विल स्टार्ट अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ओके, तो इस वजह से ये कंडीशन मेंशन है। इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, तो nth डेरिवेटिव वैसे है क्या, जब आप इसको n टाइम इसको डिफरेंशिएट करोगे सो यू विल गेट -1 टू दी होल पावर n फैक्टोरियल a टू दी पावर n बाय ax प्लस बी, वही वाली फॉर्म, और इस पे पावर जो रेज हो जाएगी n+1। अब ये आया कैसे, देखिए मैं सिर्फ इसको दो बार, हार्डली 2 बार अभी आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आंसर आ कैसे रहा है। आपको बेसिकली करना क्या है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि हर एक बार जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, और उसी से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि nth टाइम अगर उसका डेरिवेटिव किया जाता है तो क्या हमें आंसर मिलेगा। जैसे कि ax प्लस बी वाली जो फॉर्म है उसको अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें तो पावर -1 हो जाएगी। तो ये मेरे को y की वैल्यू गिवन है, y1 मतलब हम एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो जो पावर है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, दैट इज ax प्लस बी।
ये हो जाएगा -2। जिसको आप x लेट करके चल रहे होते हैं उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a। इसको आप अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करो, सो दिस विल बी -1, ये -2 हो जाएगा। ax प्लस b यहाँ पे हो जाएगा -3, a पहले से था, a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वापस से उसको डिफ्रेंशिएट करना है। देन एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं y3, सो -1 -2 -3, ये हो जाएगा ax प्लस b और यहाँ पर आ जाएगा -4, ये हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हमारे पास ये इवन आ रहा है, लाइक 2 आ रहा है, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और एक पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, ये वैल्यू में एक पॉजिटिव आंसर देगी। और जब वन टाइम हमने डिफरेंशिएट किया तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, अगेन जब हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं नेगेटिव आ रहा है। मतलब पैटर्न कैसा चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। दैट मीन्स कि जो -1 है उसकी पावर n रेज अगर हम कर दें तो ये एक बार आपको पॉजिटिव आंसर देगा, एक बार आपको नेगेटिव देगा, मतलब ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आपको मिलता जाएगा। जब भी अगर पावर नेगेटिव में होती है और आप उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हो तो पावर पॉजिटिव में हो जाती है, मतलब ax प्लस b की वाली फॉर्म नीचे रहेगी। और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जब यहाँ पर 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पावर 2 रेज हुई है, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो पावर 3 रेज हुई है, एंड सिमिलरली जब हमने 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो पावर 4 रेज हुई है, मतलब एक ज़्यादा रेज हो रही है। तो n टाइम जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये एक ज़्यादा रेज हो जाएगी n+1। नेगेटिव में मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि मैंने इस वाले टर्म को अब डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है, तो जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो a है, एक बार a था, फिर a स्क्वायर हुआ, फिर a क्यूब हुआ, तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, a n हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 है तो पावर भी उसकी उतनी ही रेज हुई है, दैट इज क्यूब। 2 था तो पावर भी उसकी स्क्वायर रेज हुई है। तो इस पैटर्न को देखते हुए जो a है nth टाइम डेरिवेट करने पे a टू दी पावर ये n बन जाएगा। देन उसके बाद हमने देखा 1 था, फिर 1 2, फिर 1 2 3, ऐसे ही 4th टाइम जब आप डेरिवेट करोगे तो 1 2 3 4 मिल जाएगा, जो एक फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम nth टाइम डेरिवेट करेंगे तो मुझे n फैक्टोरियल मिल जाएगा, क्योंकि मुझे 3 टाइम पर 3 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स पे 2 फैक्टोरियल और 1 टाइम पे 1 फैक्टोरियल मिला था। तो ये पैटर्न yn जो है आपको ये देगा। तो मैं अगर ये बोलूँ कि जितनी भी फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे या फिर जितनी भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है उसको आप याद कर लीजिए, तो याद करने का तरीका भी आपको इसी से पता चलेगा कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो पैटर्न क्या आ रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं लॉग आ जाता है तो आप कैसे करोगे। सो लॉग ax प्लस b है और इसका जो nth टाइम डेरिवेटिव होता है दैट इज -1 टू दी पावर n-1, यहाँ पर हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल a टू दी पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस b टू दी होल पावर n। इसके रिजल्ट में ये मतलब nth टाइम डेरिवेटिव किया गया है इसके रिजल्ट में, और जस्ट अभी जो हमने पहले डिस्कस किया उन दोनों रिजल्ट्स में एक ही डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर जहाँ पर भी था ना, यहाँ पर हमने इस रिजल्ट में n-1 कर दिया है। उस रिजल्ट में -1 की पावर रेज की गई थी n, यहाँ पर n-1 है। वहाँ पर n फैक्टोरियल था तो यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल है। यहाँ पर n+1 था तो यहाँ पर सिर्फ n है। ठीक है, n को अगर हम चेंज कर दें n-1 से तो ये रिजल्ट आ रहा है, वहाँ पर था n+1, तो n की जहाँ पे n-1 रखो, +1 ये रहा, कैंसिल आउट होकर n आ जाएगा। बस जो डिफरेंस नहीं है जिस n में वो ये है a टू दी पावर n वाली फॉर्म में। और डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ax प्लस b को जब आप बार बार डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो जितनी टाइम आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो पावर उतनी ही रेज होगी। तो सबके पीछे लॉजिक है, कोई भी चीज़ कोई भी टर्म हमने विदाउट लॉजिक नहीं लिखी है। ये मैं बस आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि उसमें और इस रिजल्ट में क्या डिफरेंस है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। आंसर कहाँ से आया है, और आप इस चीज़ को जितना सिंपल वे में समझ सकते हो उतना ट्राई करो। जैसे कि अगर मैं log ax प्लस b की फॉर्म नहीं भी लेती, सिंपल मैं log x की फॉर्म ले लेती हूँ, तो हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ठीक है, तो वही आपको माइंड में रखते हुए सॉल्व करना है। अब क्योंकि मुझे y यहाँ पर ये गिवन है तो मैं इसका अगर 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करती हूँ उसको, तो log ये पूरा x का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा ax प्लस b। इसका आप वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे सो यू विल गेट a, क्योंकि b हो जाएगा 0।
अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, a पहले से था मतलब कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब ये जो वाली फॉर्म है ax प्लस बी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो तो जो पावर है वो -1 हो जाएगी। ये जो चीज़ आ रही है ना, ये हमें पीछे अभी जस्ट हमने जो सॉल्व किया 1/ax प्लस बी वाली फॉर्म, ये वही फॉर्म हमें मिल गई वापस से, ठीक है। इसीलिए जो इसका रिजल्ट है वो थोड़ा सा सेम है, रीज़न ये है इसके रिजल्ट के सेम होने का। और आप इसको वही सेम तरीके से जब सॉल्व करोगे तो -1 आगे आ जाएगा, इसकी जो एक पावर है वो कम हो जाएगी, -2 हो जाएगी। जब इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। मैं y3 भी बता देती हूँ, y3 जब करोगे तो -1, इसकी पावर -2 आ जाएगी, ax प्लस बी पावर -3। यहाँ पे a क्यूब था, वापस से डिफ्रेंशिएट करने पे स्क्वायर था, क्यूब आ जाएगा। तो आप पैटर्न देख ही रहे हो, फैक्टोरियल मिलेगा, साइन प्लस माइनस चलेगा ऑल्टरनेटिवली। यहाँ पर आप एक जो चीज़ ऑब्जर्व करोगे वो ये है कि जब 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पावर भी 2 ही रेज हो रही है, 3 के टाइम पे पावर भी क्यूब आ रही है, सेम आ रहा है, पर लास्ट वाले में फ़र्क था, एक पावर हायर रेज हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट है वो मालूम होगा कि किस तरीके से आपकी जो वैल्यू है वो चलेगी। मतलब जब आप इन जनरल लिखने की कोशिश करेंगे तो एन टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पावर भी एन ही रेज होगी। देन हमने ये देखा कि जब मैंने 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया तो -1 था सिर्फ यहाँ पे, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। y3 होने पर आप ये देखोगे आंसर जो है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जब आप इवन टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आंसर नेगेटिव है, और जब हम इसको ऑड टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आंसर जो है वो पॉजिटिव है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको ये पता चलता है कि -1 में यहाँ पर n रखना है या फिर n-1 रखना है। कभी अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो इस चीज़ में कि हमें यहाँ पे n रखना चाहिए फिर n-1 रखना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करके देख लो, मतलब n की जगह पे 2 पुट करके देख लो, तो क्या आपका आंसर मैच कर रहा है। एक दो वैल्यूज से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो अगर आपको रिजल्ट जो है वो नहीं याद या फिर आपको कंफ्यूजन हो रही है इस चीज़ में। नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं, दैट इज a⁴ mx। अगर ये फॉर्म नहीं होती, जैसे इसका थोड़ा सा सिंपल जो फॉर्म हमारे पास होती है ax, अगर ये फॉर्म है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, a⁴x एज इट इज आ जाता है और हम यहाँ पर लिख देते हैं log a। ये कौन सा केस है कि जब आपका जो पावर है वो वेरिएबल रेज की जाए, x⁴ a एंड a⁴x, दीज आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंस क्या है इनमें, x यहाँ पर वेरिएबल है एंड a इज कांस्टेंट। तो जब आप कांस्टेंट पावर रेज करते हो तो सिंपल सा है कि a जो है वो आपका आगे आ जाएगा और पावर जो है उसमें एक लेस वैल्यू हो जाएगी। बट व्हाट इफ जब पावर आप जो रेज कर रहे हो वो एक वेरिएबल हो और बेस में एक कांस्टेंट लिखा हो, तो उस केस में जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है कि a⁴x विल बी एज इट इज, और लॉग में वो कांस्टेंट वैल्यू जो बेस में लिखी हुई होती है वो आ जाती है। तो ये उसी का फॉर्म है, यहाँ पर पावर जो रेज की गई है वो a⁴mx है। तो इसका जो nth डेरिवेटिव आप करोगे वो आपको मिलेगा m log a⁴n a⁴mx। आप इसको याद रखने का तरीका देखिए कैसे याद करना है। मैं इसको अगर चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, m⁴n log a की भी पावर n ही रेज होगी एंड a⁴mx, ठीक है। ये रिजल्ट है, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, मैंने इसी से ये बनाया है। और मैंने अभी जस्ट क्या डिस्कस किया, अगर a⁴x होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁴x एज इट इज एंड log a। आपको इसी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। वो कैसे, a⁴mx यहाँ पर है तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो कांस्टेंट में वैल्यू होती है हम उसको लिखते हैं log a में, तो यहाँ पर भी log a ही लिख रखा है। अब यहाँ पे पावर n इसलिए रेज की गई है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसका nth टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। ये तो सिर्फ एक टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे आया है। जब आप इसको nth टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको हर एक जब भी आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, हर एक सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में आपको log a मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा। तो इसी तरीके से पावर कितनी रेज हो जाएगी, n पावर रेज हो जाएगी। देन अगर यहाँ पर x के मल्टीपल में कुछ है
तो आप ऑफकोर्स सी बात है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और mx का डिफ्रेंशिएशन करने पर आपको m कांस्टेंट है वो मिल जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर m आया हुआ है। इसकी पावर अगेन n इसलिए रेज की गई है क्योंकि आज जब इसका nth टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो हर एक सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में m मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और इन जनरल जब हम लिखेंगे तो m की पावर n रेज हो जाएगी। अब समझते हैं इस चीज़ को। a टू दी पावर mx था, जब मैंने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे मिला a टू दी पावर mx और यहाँ पर आ गया log a। ठीक है, ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका। बट अब क्योंकि मैंने इसको x लेट करके डिफ्रेंशिएट किया है तो mx का वापस से डिफ्रेंशिएशन होगा, m कांस्टेंट है एज इट इज, x का 1 हो जाएगा। y2 करेंगे तो यहाँ पर जो m है और log a है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो m log a मैंने एज इट इज लिख दिया। इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वही सेम टर्म वापस से आ जाएगी, a टू दी पावर mx एज इट इज log a। अब जो यहाँ पर log a था उसकी जगह पर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दे रही हूँ। ठीक है, और mx को a टू दी पावर mx, क्योंकि मैंने mx को x लेट किया था तो दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, m का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक और m मल्टीप्लाई हो जाएगा और x जो है 1 हो जाएगा। इसी आप सेम पैटर्न को फॉलो बार बार करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर y3 में ये पूरा एज अ कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो दोबारा से इसी का डिफ्रेंशिएशन करना है। जब आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो मैंने जो अभी रिजल्ट आप लोगों को बताया यहाँ पर, ये इसका nth टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा। अब आ जाते हैं साइन की फॉर्म में। अगर आपको निकालना है nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b, तो जो इसका nth डेरिवेटिव होता है दैट इज a टू द पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, ये इसका nth डेरिवेटिव है इफ दिस इज y। अब इसको समझिए कि ये रिजल्ट आता कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हम ये जानते हैं कि सिर्फ आपको साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है जिसको भी हम एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं उसका वापस से डिफ्रेंशिएशन होता है, दैट वी नो। तो अब क्योंकि एक्स की जगह पर यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है तो ए एक्स में ए कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, एक्स आपका 1 हो जाएगा एंड कांस्टेंट विल बी 0। तो यहाँ पर इसी वजह से ए लिखा हुआ है और इसकी पावर एन इसलिए रेज की हुई है क्योंकि आप जब इसका nth टाइम इसका डेरिवेटिव करोगे तो हर एक सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में ए जो है वो मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, तो लास्ट में इन जनरल ये a टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है क्योंकि बार बार जब हम डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे तो हर एक स्टेप में एक बार ये कॉस बनेगा, फिर साइन बनेगा, कॉस साइन ऐसे ही बनता चला जाएगा। तो लास्ट जो आपका nth डिफ्रेंशिएशन है उसमें साइन की फॉर्म है कैसे, तो ये इस वजह से लिखी हुई है कि अगर आपके पास, अगर मैं साइन थीटा में पाई बाय 2 अगर ऐड कर दूं तो ये क्या बन देता है, हमें कॉस थीटा देता है। इसी वजह से ये पाई बाय 2 को, एंगल में पाई बाय 2 को ऐड किया हुआ है। जब आपकी डिफ्रेंशिएट करने पे कॉस एक्स वाली फॉर्म बनेगी तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉस वाली फॉर्म को चेंज वापस से कर सकते हैं, किस फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं, उस थीटा में पाई बाय 2 ऐड हो जाएगा तो वो साइन बना देगा, इसलिए यहाँ पर पाई बाय 2 लिखा हुआ है। पाई बाय 2 में n मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है, अगेन nth डेरिवेटिव। आपको हर एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पाई बाय 2 एंगल में ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट अगेन इन साइन फॉर्म। ठीक है, तो जब आप n टाइम्स ऐड करोगे तो ये n पाई बाय 2 हो जाएगा, एंगल तो सेम है ही और साइन में तो हमने कन्वर्ट ही किया है। तो इसका nth डेरिवेटिव क्या हुआ, a टू द पावर n साइन ax प्लस b एंगल प्लस n पाई बाय 2। अब इसको मैं आपको एक दो बार डिफ्रेंशिएट करके बताती हूँ कि हुआ किस तरीके से है। y इज इक्वल्स टू, जैसे ही मैं साइन का बता रही हूँ बिल्कुल सिमिलरली कॉस का भी वैसे ही होता है, साइन ax प्लस b। 1 टाइम जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में, कॉस ax प्लस b हो गया। ax प्लस b का फिर से जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a। ओके,
अब मैं यहाँ पे क्या कह रही थी कि जब आपके पास कॉस थीटा वाली फॉर्म है और आप चाहते हो कि इस फॉर्म को साइन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो कैसे कन्वर्ट होता है, आप उस एंगल में π/2 ऐड कर दीजिए। π/2 से हमें पता चलता है π/2 पे नाम जो है वो चेंज हो जाता है, लाइक साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगी, ए कॉस एंगल में आपको साइन में कन्वर्ट करना है, तो ए साइन एंगल में क्या कर दें, बस हम π/2 को ऐड कर दें। तो ये तो हमारा हो गया y1। अब मुझे लिखना है y2, तो कांस्टेंट a एज इट इज रहेगा। साइन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वापस से वो कॉस की फॉर्म में चला जाएगा, cos ax प्लस b प्लस π/2। इसका वापस से जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो a यहाँ पर वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, π/2 भी 0 हो जाएगा। बट मैं कॉस को साइन की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो मुझे इसके एंगल में π/2 ऐड करना है। तो यहाँ से कॉस से ये साइन की फॉर्म में चेंज हो गया और π/2 यहाँ पर एक और ऐड करेंगे, एंगल में ऐड करना है ना, तो पहले से ये तो था ही एंगल, अब एक बार π/2 और ऐड हो गया। तो ये 2 टाइम्स जब आप π/2 ऐड कर रहे हो तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स π/2। इसी तरीके से जब यहाँ पे nth होगा ना डेरिवेटिव, तो ये 2 की जगह पर ये n हो जाएगा, क्योंकि आप n टाइम्स जब आपने π/2 को ऐड किया होगा। और यहाँ पे जितनी बार भी आप कर रहे हो डिफरेंशिएट, तो पावर जो है a की बढ़ती चली जा रही है, ये आपका an हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। जैसे मैंने कॉस का बताया वैसे ही आप साइन का बताया वैसे ही आप कॉस का भी ट्राई कर सकते हो, cos ax प्लस b। और इसका जो nth डेरिवेटिव होता है दैट इज a टू द पावर n, जैसे कि लास्ट में किया था। कॉस है तो कॉस में ही रखेंगे हम इसको, ax प्लस b, और हम π/2 ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करना है, कि अगर आपको कॉस के बाद साइन की फॉर्म मिलेगी, अगेन कॉस ऐसे ही चलेगा, हम क्या कर सकते हैं कि जो वापस से इसको कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो कॉस π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। तो जब जब आपके पास साइन की फॉर्म बने ना, तो आप उसमें π/2 ऐड करके वापस से इसको कॉस की फॉर्म में कर सकते हो। तो बहुत ही सिमिलर है, जैसे साइन का किया वैसे ही आप कॉस का कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म वी हैव e टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। और इसी सेम तरीके से अगर cos x आ जाए तो e टू द पावर ax cos bx प्लस c। तो इनका जब आप nth डेरिवेटिव करोगे, सो यू विल गेट, इसका तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द होल पावर n/2 एंड e टू द पावर ax एज इट इज़। और साइन है तो वही सेम जैसे कि हम लास्ट में कर रहे थे, साइन की फॉर्म ही आ जाएगी, साइन bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b/a। इसी सेम तरीके से इसका भी हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n/2, ये वाली फॉर्म एज इट इज़, e टू द पावर ax वाला भी फॉर्म एज इट इज़। कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस ही रहेगा, bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b/a। एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। साइन के टाइम पे साइन ही रखना है, कॉस के टाइम पर कॉस ही रखना है। अभी हम जो लास्ट डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया कि जो जब साइन है तो हम साइन ही रखेंगे, और कैसे रखेंगे वो आपको पता है कि हमने π/2 ऐड करके उसको वापस से उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। सेम फॉर दिस कॉस, ठीक है। बाकी की जो फॉर्म्स हैं वो कैसे आई हैं वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ एक बार। एंड वी नो दैट कि अगर e टू दी पावर x का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आप कितनी बार भी करो वो सेम ही फॉर्म रहती है e टू दी पावर x। तो आपको वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, अगर e टू दी पावर ax है तो वो nth डेरिवेटिव में भी आपको वही सेम टर्म नज़र आएगी, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें देखते हैं कैसे सॉल्व कैसे करना है। एक्चुअली इसमें हेल्प ली गई है पोलर कोऑर्डिनेट्स की, कि हमने a एंड b यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। यहाँ पर जो a है दैट इज r cos अल्फा एंड b इज r sin अल्फा। तो अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर करोगे तो दिस विल बी r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। r स्क्वायर को जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस विल बी 1, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आपको क्या वैल्यू मिली, आर स्क्वायर। यहाँ पर जो मैंने जर्नल फॉर्म उसकी लिखी है
उसमें आपको ये टर्म दिख रही होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली में ये यहाँ पर आर स्क्वायर बन रहा था। जब आप पोलर से वापस से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दोगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो ए की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, आर कॉस एल्फा, बी की आर साइन एल्फा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की अगर वैल्यू यहाँ से आप निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो पावर हाफ। ठीक है, अब ये जो टर्म आपको मिली है ना, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी पावर हाफ कर दी गई है। और एन इसलिए आया है क्योंकि ये nth डेरिवेटिव जब आप करोगे तो यहाँ पर पावर n रेज हो जाएगी। ये एक्चुअली में यहाँ पे r की वैल्यू यूज हुई है। ओके, नाउ हमें पता है कि अगर यू वी फॉर्म होती है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मतलब यू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक बार यू करोगे, वी यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, वी विल बी एज इट इज, देन आप यू को एज इट इज रखिए, वी का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो दिस विल बी एज इट इज। तो वही सेम काम है। ई की एक तो ई की फॉर्म आपके पास है e टू द पावर ए एक्स, और जो दूसरा फॉर्म है वो है साइन ए बी एक्स प्लस सी। तो आप इसमें से एक u लेट कर लो, दूसरा v लेट कर लो। जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे u का जब आप करोगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स, मतलब एज इट इज a टू द पावर x का वापस से करेंगे तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने u का डिफरेंशिएशन कर दिया, मैं v को एज इट इज रख रही हूँ बी एक्स प्लस सी। अब हम e टू द पावर एक्स मतलब जो u है उसको एज इट इज रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब आप साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी, और इसका वापस से डिफरेंशिएशन करने पे ये हो जाएगा b। तो ये सिर्फ मैंने वन टाइम इसको डिफरेंशिएट किया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, e टू दी पावर, ये एक पहली टर्म हो गई, ये एक दूसरी टर्म हो गई, दोनों में हमें e टू दी पावर ए एक्स जो है कॉमन दिख रहा है। इसको कॉमन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे अंदर जो फॉर्म बचेगी दैट इज ए साइन बी एक्स प्लस सी, देन प्लस स्क्वायर ब्रैकेट प्लस यहाँ पर जो टर्म बचेगी वो है बी कॉस बी एक्स प्लस सी। अब आपको क्या करना है कि जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया था पोलर का, वही सेम काम करेंगे। ए की जगह पर आ जाएगा आर कॉस एल्फा एंड बी की जगह पे आ जाएगा आर साइन एल्फा। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों में आर मिलेगा हमें, मैं लिख देती हूँ e टू दी पावर ए एक्स, ए की जगह पुट कर दिया आर कॉस एल्फा साइन बी एक्स प्लस सी, बी की जगह पर रखेंगे आर साइन एल्फा कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आर इसमें भी है एंड आर इसमें भी है, तो ये यहाँ से क्लियर कर देंगे, मतलब कॉमन लेके बाहर लिख देंगे आर, यहाँ पर आ जाएगा आर। अब अंदर जो फॉर्म बची दैट इज कॉस एल्फा साइन बी एक्स प्लस सी साइन एल्फा कॉस बी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन ए प्लस बी का। इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, एक बार हो जाएगा आपके पास साइन ए कॉस बी देन प्लस साइन बी कॉस ए, यही सेम है। तो इसकी जगह पर हम इसका फॉर्मूला जो है ये पुट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा आर ई टू दी पावर ए एक्स, और इसकी जगह पे आ जाएगा साइन, एंगल से ऐड करने, एक एंगल तो है बी एक्स प्लस सी, एक एंगल है एल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एल्फा। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है ये है y1। ठीक है, y1 ये आप सबसे पहले तो आपने क्या किया, इसको u v फॉर्म थी, एक बार u को डिफरेंशिएट करो v विल बी एज इट इज, v को फिर डिफरेंशिएट करो u विल बी एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर वन टाइम इसका डिफरेंशिएट हो चुका है, वो हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर आकर हुआ है, डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर हो चुका है। बाकी जो रेस्ट हमने काम किया है वो कुछ नहीं, एक सब्स्टिट्यूशन था जो हमने a और b की वैल्यू को पुट किया है, बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरीके से वापस से इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो आपको मिलेगा y, जैसे ऊपर डिफरेंशिएशन हुआ है सिमिलरली वैसे ही नीचे भी डिफरेंशिएशन होगा। y2 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, y2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन
बी एक्स प्लस सी, जब आप अल्फ़ा वापस से ऐड हो जाएगा इसमें तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा। अब आप सॉल्व करके देख सकते हो। और जो y1 की वैल्यू मिली थी, y1 इज इक्वल्स टू था आर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा। आप इसी चीज़ को अगर आपको y n टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? आप देख रहे हो कि जब 1 था तो 1 टाइम पावर रेज हुई थी, 2 में 2 टाइम्स पावर रेज हो रही है, इसी तरीके से पावर nth में n टाइम रेज हो जाएगी। e टू दी पावर x इसमें भी वही सेम था, इसमें भी वही था, तो e टू दी पावर ax आज रहेगा। साइन चल रहा था तो साइन ही है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हमने कर दिया साइन बी एक्स प्लस सी। एक बार अल्फा ऐड हुआ है, 2 में 2 टाइम्स अल्फा ऐड हुआ है, तो n टाइम में n टाइम्स अल्फा जो है वो ऐड होगा। अब यहाँ पर वापस से, क्योंकि आप देखो जो ये हमने r इस्तेमाल किया है और अल्फा इस्तेमाल किया है, ये तो हमारी सब्स्टिट्यूशन थी। स्टार्टिंग में ही हमने a की जगह पर रखा था r cos अल्फा और b की जगह पर रखा था हमने r sin अल्फा, जैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं। एंगल हमारा अल्फा होता है, r हमारा रेडियस होता है। तो ये तो हमारी सब्स्टिट्यूशन थी, हमको वापस से ओरिजिनल उसी फॉर्म में रखना है जहाँ से हम लेकर चले थे। तो आप r की जगह पे वैल्यू रख दोगे जो मैंने कैलकुलेट की थी, r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टू दी होल पावर हाफ, ठीक है। और अल्फा की जगह पर भी आप वैल्यू रख दोगे। अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ रखी थी ए और बी की, इनको आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर मतलब बी डिवाइडेड बाय ए कर दीजिए, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन अल्फा होता है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। मैंने बी बाय ए किया है, अगर आप ए बाय बी करते हो तो वो कॉस बाय साइन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी कॉट। तो हमें टैन अल्फा चाहिए बिकॉज ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है। तो बी बाय ए में आर से आर कैंसिल, साइन बाय कॉस हो जाएगा टैन अल्फा, एंड हियर यू विल गेट बी बाय ए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टैन को उधर शिफ्ट कर दीजिए, टैन इनवर्स बी बाय ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अल्फा इस्तेमाल हमने किया है यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, दिस विल बी टैन इनवर्स बी बाई ए, और आर की जगह पर जो मैंने बताया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ, और क्योंकि पावर एन रेज हो रखी थी, आर टू दी पावर एन था ना, तो एन आ जाएगा। यही सेम फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई जो nth डेरिवेटिव करने पे मिलेगी। एग्जैक्टली सेम प्रूफ होल्ड करता है कॉस के लिए भी, कोई चेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा। कॉस में बस कॉस आ जाएगा। तो आई होप आपको सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं nth डेरिवेटिव के वो कैसे सॉल्व करना है वो पता लग गया होगा। आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस में कैसी फॉर्म आ रही है। और इम्पॉर्टेंट जो मेरे अकॉर्डिंगली इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपको पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए कि nth डेरिवेटिव ये बन कैसे रहा है। अगर वो चीज़ आपको पता होगी, अगर कोई फॉर्मूले याद नहीं भी हो रहे हैं, मतलब इनकी फॉर्म्स nth डेरिवेटिव पे क्या आएगी वो याद नहीं भी हो रही है, तो भी आप 1 या 2 टाइम उसको डिफ्रेंशिएट करके उसे पैटर्न को ऑब्जर्व कर लोगे तो भी आपको उसका इन जनरल आपको कैसे लिखना है वो आइडिया लग जाएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड सेकंड टॉपिक जो हम कैलकुलस का डिस्कस करेंगे वो है लेबनीज थ्योरम, एंड उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से अप्लाई करना है उस थ्योरम को, एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हो सकेंगे उतने कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।